दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपने सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ME 301 RAC, और जिस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे वो टॉपिक है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इससे पहले अपन वेपर कंप्रेशन सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े थे। अब अपन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। इसमें अपन सिंपल साइकिल की बात करते हैं, और सिंपल साइकिल में अपन सबसे बात करने से पहले अपन एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की दो फॉर्म होती हैं, एक लो ग्रेड एनर्जी और एक हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी में हीट आती है, चाहे वो हीट किसी भी तरह से प्रोड्यूस की गई हो, आइदर द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, और फ्यूल्स में चाहे लिक्विड हैं, सॉलिड्स हैं और या गैसियस फ्यूल्स हैं। इसको लो ग्रेड एनर्जी इस वजह से बोलते हैं कि हीट को कम्प्लीटली वर्क में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ पार्ट वेस्ट जरूर होता है, इस वजह से इसको लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। हाई ग्रेड एनर्जी में आपका जो आता है वो वर्क आता है, और जब अपन वर्क की बात करते हैं मैकेनिकल से संबंधित, तो मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो मैकेनिकल वर्क आता है। इसको हाई ग्रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्क को कम्प्लीटली जो है हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वजह से इसको हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। जब वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की बात करते हैं, वो साइकिल वहाँ यूज किया जाता है या कर सकते हैं जहाँ आपके पास में हाई ग्रेड एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है, यानी जहाँ आपके पास में कंटिन्यूसली वर्क आपके पास में नहीं उपलब्ध है। कंटिन्यूसली वर्क आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम को सप्लाई नहीं कर सकते। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जैसे आपके पास में वेपर कंप्रेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कंप्रेसर को कंटिन्यूसली वर्क सप्लाई करना होता है। लेकिन जहाँ अपन कंटिन्यूसली वर्क नहीं सप्लाई कर सकते, वहाँ अपन लो ग्रेड एनर्जी यानी हीट को यूटिलाइज करके भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम में ले सकता है। दूसरी बात यह है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम में यदि अपने पास में हीट है, लो ग्रेड एनर्जी है, तो पहले हीट इंजन के द्वारा उसको वर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस वर्क को वेपर कंप्रेशन साइकिल में कंप्रेसर को सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी यदि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल यूज करते हैं, उस सिचुएशन में आपके पास में हीट और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बीच में जो यूनिट लगी हुई है हीट इंजन, उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरी बात, जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वर्क जो करना पड़ता है कंप्रेसर को, वो कंटिन्यूसली जो सप्लाई किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। और ऐसे रिमोट एरिया जहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ अपन हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी को यूज करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम में अपन ले सकते हैं। इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है कि जिस यूनिट को अपन वर्क सप्लाई करते हैं वो है कंप्रेसर, और उस कंप्रेसर को ही रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है बाय ये 4 यूनिट्स। इसमें सिंपल आपका एब्जॉर्बर होता है, पंप होता है, जनरेटर होता है, और एक रिड्यूसिंग वाल्व होता है।
जो आगे के आपके फिगर में दिखाई देता है। अब ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर एक सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का है। मैं सबसे पहले ये देखिए इस ब्लैक लाइन जो लाइन की हुई है, ब्लू लाइन की हुई है, इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं एक सिर्फ कंप्रेसर लगा देता हूँ। उस सिचुएशन में ये जो सारा साइकिल है आपके पास में सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होगा, जहाँ आपके पास में यहाँ कंप्रेसर है, ये आपके पास में कंडेंसर है, ये आपके पास में एक्सपेंशन वाल्व है और ये आपका इवोपरेटर है। अब मैंने इस कंप्रेसर को जैसे पहले बताया है, इस कंप्रेसर को 4 यूनिट के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया। इसमें पहला आपका एब्जॉर्बर है, दूसरा आपका पंप है, तीसरा आपका जनरेटर है और चौथा आपका रिड्यूसिंग वाल्व है। पहले सिस्टम में मैंने वर्क इनपुट दिया था, अब मैं इसको हीट एज ए इनपुट देकर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और इस तरह का ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है आपके पास में, ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सो आपके देखिए यहाँ से आपके पास में इस सिस्टम की वर्किंग मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं इवोपरेटर से चलता हूँ। इवोपरेटर में आपके पास में आउटपुट पे जो होगी वो लो प्रेशर की जो रेफ्रिजरेंट है उसकी वेपर होगी, यानी इवोपरेटर से जो आएगा वो लो प्रेशर का वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आएगा। और उस रेफ्रिजरेंट को क्या होता है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्बर है उसमें एक लिक्विड का सॉल्यूशन होता है और वो लिक्विड क्या करता है, ये जो रेफ्रिजरेंट आ रही है वेपर आ रही है, इस वेपर रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपन एब्जॉर्बर बोलते हैं, क्योंकि इसमें होने वाली जो प्रक्रिया है मिक्सिंग की, जो एब्जॉर्बर की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण क्या करेंगे, अपन इसको कूलिंग करेंगे, क्योंकि ये जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है, जो एब्जॉर्बर है अपने पास में, जो एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन, उसकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी कम होती चली जाएगी। इस वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्ब करे, इस वजह से इससे कूलिंग करते हैं इसको, क्योंकि जितनी कूलिंग होगी लो टेम्परेचर पे जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो इसकी ज़्यादा होगी। अब आपका रेफ्रिजरेंट जो आया वहाँ इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, सारा की सारा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो मिक्सर है वो आपके पास में रेफ्रिजरेंट प्लस जो एब्जॉर्बर है उसका मिक्सर है। इस मिक्सर को पंप के थ्रू इस जनरेटर में सप्लाई कर दिया जाता है। पंप इसका प्रेशर राइज कर देता है, तो यहाँ पर जो होगा वो हाई प्रेशर का लिक्विड होगा, जिसमें आपके पास में एब्जॉर्बर प्लस रेफ्रिजरेंट दोनों होंगे। जब इस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, इस सॉल्यूशन से जो रेफ्रिजरेंट है वो सेपरेट हो जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है इन्हें वेपर फॉर्म है उससे इस सॉल्यूशन से एब्जॉर्बर से सेपरेट होकर कंडेंसर में सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है इसे रेफ्रिजरेंट स्केप हो गया, बाहर हो गया। अगेन इस जो सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास में रेफ्रिजरेंट नहीं है, जिसको वीक सॉल्यूशन बोलते हैं, इस रिड्यूसिंग वाल से पास आउट होते हुए
अगेन एब्जॉर्बर को सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से ये साइकिल जो है रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करके जनरेटर में ले जाना और एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ से सेपरेट करके अगेन ये जो वीक सॉल्यूशन है अगेन एब्जॉर्बर में सप्लाई होना, इस तरह से ये साइकिल आपका चलता रहता है। यहाँ से जो हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है जो वेपर फॉर्म में है आपके पास में, इसको कंडेंसर को सप्लाई किया जाता है और इस कंडेंसर में आने के बाद में ये जो रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इसकी सारी वही प्रक्रिया है जैसा आपके पास में वेपर कंप्रेशन सिस्टम में है। इस एक्सपेंशन वाल्व में इसका एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन के बाद में इसको इवेपोरेटर सप्लाई कर दिया जाएगा, जहाँ से ये हीट पिकअप करेगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और अगेन ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास में साइकिल काम करता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ से ये जो एब्जॉर्बर है और जो रेफ्रिजरेंट है ये जब दोनों मिक्स होंगे तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन तैयार होगा जिसको मिक्सर अपन कहते हैं, उन तीन चीज़ों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। फर्स्ट एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्ब करता है, दूसरा जो रेफ्रिजरेंट जिसको एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करता है और तीसरा जो सॉल्यूशन आपके पास में मिक्सर जो तैयार होता है दोनों का। इनकी प्रॉपर्टीज को क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होनी चाहिए इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जहाँ मैंने इसके पार्ट्स की बात की थी, फर्स्ट जो पार्ट बताया था वो एब्जॉर्बर बताया था कि ये एब्जॉर्बर है। इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन करना रेफ्रिजरेंट की वेपर फॉर्म को बाय ए वीक और पुअर सॉल्यूशन द्वारा जो सूटेबल एब्जॉर्बेंट है। और एब्जॉर्बेंट इस रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करके एक स्ट्रॉन्ग और रिच सॉल्यूशन तैयार करता है और इस रिच सॉल्यूशन को पंपिंग की जाती है इस ये पंप द्वारा और सप्लाई कर दिया जाता है एट ए हाई प्रेशर पर टू जनरेटर। इस जनरेटर में क्या किया जाता है कि जैसे मैंने पहले बताया, इस जनरेटर में हीट सप्लाई की जाती है जहाँ से रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में जो एब्जॉर्बेंट है उससे सेपरेट हो जाता है और इस एब्जॉर्बेंट को अगेन एब्जॉर्बर को सप्लाई कर दिया जाता है और जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंडेंसर को सप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो दो फ्लूइड्स हैं, एक रेफ्रिजरेंट और एक एब्जॉर्बेंट, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी की जो लेटेंट हीट है, रेफ्रिजरेंट है उसकी जो है लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक हीट है वो लो होनी चाहिए। और जो जब ये साइकिल में कंप्लीट साइकिल में रोटेट करता है, कंडेंसर में, इवेपोरेटर में है आपके पास में, एक्सपेंशन वाल्व में और जनरेटर में, इसमें इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी किसी भी तरह की केमिकल ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए। दूसरे एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं जो रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि ग्रेटर एफिनिटी टू रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेंट के प्रति उसका इतना लगा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ही वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। उसके डिजोल्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेंट के प्रति। सो क्या है कि ग्रेटर एफिनिटी फॉर द रेफ्रिजरेंट, तभी वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व कर पाएगा अपने अंदर। दूसरी बात है, जब ये मैंने बताया है कि रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्बेंट,
उस कंडीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होती है ये मिनिमम होनी चाहिए। ये जितनी मिनिमम होगी उतनी हीट जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है एब्जॉर्बेंट की रेफ्रिजरेंट के प्रति, रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करने की, वो ज़्यादा होगी। लेकिन ये जैसे ही जो हीट है वो जनरेट ज़्यादा होगी तो इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। दूसरी बात, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपन को इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में जब ये दोनों एक दूसरे को डिजोल्व कर रहे हैं, वहाँ जो हीट लिबरेट हो वो मिनिमम होनी चाहिए। तीसरा, इस एब्जॉर्बेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, इसकी स्पेसिफिक हीट लो होनी चाहिए और केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसी तरह की इसमें केमिकल डीके नहीं हो, केमिकल चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये इस एब्जॉर्बेंट की प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें होनी चाहिए। अब जब दोनों रेफ्रिजरेंट प्लस एब्जॉर्बेंट दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसकी कंबाइंड है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, लो टेम्परेचर पे आपके पास में हाई एफिनिटी होनी चाहिए, यानी आपके पास में दोनों जो रेफ्रिजरेंट हैं और एब्जॉर्बेंट हैं उनके पास में लो टेम्परेचर पे एक दूसरे को एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा लगाव होना चाहिए। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, उसमें उसका जस्ट अपोजिट हो जाए, एक दूसरे को सेपरेट होने की कोशिश करें, यानी उनमें डिजोल्विटी कम हो जाए, यानी वो एक दूसरे को डिजोल्व नहीं करें। ये इसमें गुण होना चाहिए इसके सॉल्यूशन में कि जब वो सॉल्यूशन है तो जैसे उस सॉल्यूशन को हीट किया जाए उनकी वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, लेकिन जैसे उनको कूल किया जाए वो एक दूसरे को मिक्स कर ले। ठीक है, देन मिक्सर शुड है लो स्पेसिफिक हीट, जो आपने मिक्सर तैयार किया वो उसकी लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए ताकि आप उसको कम हीट सप्लाई करके ही उसे सेपरेट कर सकें। और लो विस्कोसिटी, क्योंकि आप उसकी पंपिंग कर रहे हैं, यदि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो आपको पंप वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मिक्सर जो नॉन कोरोसिव होना चाहिए, और मिक्सर में स्मॉल हीट होनी चाहिए, और उस मिक्सर का लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। और सबसे बड़ा ये है कि उन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उसमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, यानी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और जो आपके पास में एब्जॉर्बेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो रेफ्रिजरेंट है वो तुरंत इवोपरेट हो जाए जहाँ उसको जनरेटर में सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इस तरह की इनकी जो एब्जॉर्बेंट है प्लस जो रेफ्रिजरेंट है प्लस उसके साथ साथ जो सॉल्यूशन तैयार होता है दोनों का, जो एब्जॉर्बेंट और रेफ्रिजरेंट का जो कंबाइन होने के बाद में, डिजोल्व होने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में अपने अध्ययन किया। कॉमनली जो आपके पास में रेफ्रिजरेंट है जो यूज किया जाता है इस वेपर एब्जॉर्ब रेफ्रिजरेंट साइकिल में, वो अमोनिया होता है, और एब्जॉर्बेंट के रूप में जो काम में लिया जाता है वो वाटर होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि अमोनिया वाटर के कॉम्बिनेशन को क्यों काम में लेते हैं, कि ये देखा गया है कि जो 1 मीटर क्यूब वाटर है वो 800 क्यूबिक मीटर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। इतनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इन दोनों की। इसका मतलब ग्रेटर एफिनिटी टू जो एब्जॉर्बेंट है उसकी ग्रेटर एफिनिटी टू है किसके, रेफ्रिजरेंट के प्रति है। चूँकि आपके पास में अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम है, और जैसे ही जनरेटर में हीट सप्लाई की जाती है अमोनिया वाटर से तुरंत सेपरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो लेटेंट हीट है अमोनिया की वो ज़्यादा होती है, इस वजह से रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जो अमोनिया का है वो 132.6 डिग्री सेंटीग्रेड है,
और बॉइलिंग पॉइंट ये देखिए आपके पास में -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कि वाटर जो अमोनिया है तुरंत आपके पास में इस टेम्परेचर पर आपके पास में तुरंत आपके पास में उस वीक सॉल्यूशन से सेपरेट जो सॉल्यूशन है वाटर प्लस अमोनिया का जो एक्वा सॉल्यूशन है, जिसको एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें से ये तुरंत सेपरेट हो जाता है। इस तरह से आपके पास में सिंपल वेपर जो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो काम करता है। इसमें बेसिकली जो आपके पास में वो हैं 4 कंपोनेंट: एब्जॉर्वर, जनरेटर, पंप एंड रिड्यूसिंग वाल्व। साथ ही साथ जो आपने रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट किया है वो और जो एब्जॉर्वेंट सेलेक्ट किया है वो, और तीसरा जिनके कंबाइंड सॉल्यूशन जो एब्जॉर्वेंट रेफ्रिजरेंट को अपने आप में एब्जॉर्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़, एब्जॉर्वेंट की प्रॉपर्टीज़, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज रखती हैं और इन्हीं के आधार पर रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्वेंट का सिलेक्शन किया जाता है। जैसा कि मोस्ट कॉमनली जो है वो अपने पास में कॉम्बिनेशन जो काम में लिया जाता है वो अमोनिया और वाटर का काम में लिया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।